जय हिंद। 12th क्लास। चलिए केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास अध्याय है 8, नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप, अध्याय 8 है हमारे पास, चैप्टर डालेंगे अध्याय 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अपन डी ब्लॉक के तत्व पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चलिए तो अब हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक के तत्व। हेडिंग है डी ब्लॉक के तत्व। स्मॉल डी बनाना है और स्मॉल एफ बनाना होता है। डी ब्लॉक के तत्व हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक के तत्व, अथवा में डालेंगे संक्रमण तत्व। इनका दूसरा नाम है संक्रमण तत्व। इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो आगे देखते हैं अपन। डी ब्लॉक के तत्व, चलिए सुनिए। तो डी ब्लॉक के तत्व है कहाँ? आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके तीसरे समूह से लेकर अगर 12वें समूह तक में उपस्थित तत्वों को आप देखेंगे तो वे डी ब्लॉक के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक में उपस्थित तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। स्मॉल डी बनाना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक में उपस्थित तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे पहले समझ लीजिए, फिर लिखेंगे आप लोग। ठीक है, संक्रमण तत्व क्यों कह रहे हैं वो देख लो। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कहाँ पर पाए गए? तीसरे से लेकर 12। इनसे पहले एस ब्लॉक के तत्व हैं, पहले और दूसरे समूह में, और इनके बाद 13 से लेकर 18 में है पी ब्लॉक के तत्व। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मध्य में स्थित हैं, इसलिए इनके पास कुछ गुण एस ब्लॉक के तत्वों के आ जाते हैं, कुछ गुण पी ब्लॉक के तत्व के आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कौन सा तत्व कहा गया है? संक्रमण तत्व। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक चूंकि ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित हैं, चूंकि ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित हैं, यही कारण है कि इनके विभिन्न गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य संक्रामी होते हैं, जिससे इनको संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम। पहले तो परिभाषा कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक में उपस्थित तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे चूंकि ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, यही का जिससे इनके विभिन्न गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य संक्रामी हो जाते हैं, यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ये इनकी पहली परिभाषा हो गई। बीच में डालेंगे अथवा। बीच में क्या डालेंगे? अथवा, या लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, अथवा या दूसरे शब्दों में। चलिए सुनिए, तो बीच में अथवा डाल लीजिए या दूसरे शब्दों में। सुनिए यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, पूरी तरीके से नहीं भरे रहते हैं, उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। फिर से सुन लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेकर 10 ns 1 से लेकर 2 तक होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अभी परिभाषा पढ़ी थी कि जिनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो अंतिम 2 कोष यही हैं। एक डी का n-1 डी वाला, ये अपूर्ण रहेगा, पूरी तरीके से नहीं भरा रहेगा। हमें पता है डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन अगर उससे कम रहे तो खाली रह जाएगा, तो ये अपूर्ण रह जाता है। ns, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 भरे जा सकते हैं, लेकिन ये भी अपूर्ण रह जाता है। तो इसीलिए बोला है, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके कौन से 2 कोष? एक n-1 डी वाला और दूसरा ns वाला, ये अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है डी ब्लॉक के तत्व। तो अथवा में परिभाषा लिखी कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनके अंतिम 2 कोष, और कौन कौन से? एक n-1 डी व दूसरा ns अपूर्ण रहते हैं, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और नीचे लिख देंगे इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर n-1 का मतलब समझ लो। जैसे
अपन ने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और s वाले के आगे मुख्य क्वांटम संख्या का मान लो 4 आ गया, 4s122 लिखा हुआ है, तो इसके लिए n का मान 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3d1 to 10 होगा। यानी s से पहले कौन आता है, 4s से पहले कौन आता है, 3d आता है, अफवाहू के नियम में आता है कि नहीं आता, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अगर यहाँ n का मान 5 होगा तो यहाँ n का मान 4 रह जाएगा, यानी ये 5s होगा तो ये 4d रह जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns1 to 2 होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब वर्गीकरण पढ़ लेते हैं या प्रकार। डी ब्लॉक के तत्वों के प्रकार या डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण चलिए देखिए, तो पहला प्रकार है, पहले कहलाते हैं ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, पहली कहलाती है प्रथम संक्रमण श्रेणी, पहली क्या कहलाती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, या इसे 3D श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, 3D श्रेणी। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। चलिए सुनिए, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, संकेत SC, स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक है 21, क्या नाम है इसका, स्कैंडियम, स्कैंडियम से प्रारंभ होती है और खत्म होती है जाके जिंक पर, जिंक परमाणु क्रमांक 30, जिंक परमाणु क्रमांक 30। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है यह श्रेणी स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर जिंक 30, जिंक परमाणु क्रमांक 30 पर समाप्त हो जाती है। ऐसा ही लिख देना है कि यह श्रेणी, यही SC21, यह श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21, SC21 से प्रारंभ होकर जिंक 30 पर समाप्त हो जाती है, जिंक 30 पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसे 3D श्रेणी क्यों कहा गया है वो सुन लो यहाँ पर। 3D श्रेणी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस श्रेणी में जितने भी तत्व आएंगे अगर अपन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अफवाहू के नियम से, तो इस श्रेणी में उपस्थित सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में ही जाएगा। कौन से कक्षक में, 3D कक्षक में, इसलिए इसे बोल दिया है 3D श्रेणी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में लिखेंगे कि यह श्रेणी स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर जिंक 30 पर समाप्त हो जाती है। चूंकि इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे 3D श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम के बाद अब आते हैं दूसरे नंबर पर द्वितीय संक्रमण श्रेणी। दूसरी हेडिंग डालोगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी या कहलाती है 4D श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी इट्रियम बाय, संकेत है Y, इट्रियम, इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम परमाणु क्रमांक 48 पर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर समाप्त होती है, परमाणु क्रमांक 48 पर जाकर समाप्त होती है। ठीक है, तो और इस श्रेणी में जितने भी तत्व आएंगे उन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करेगा, इसीलिए इसे कहा गया 4D श्रेणी। तो इसमें लिख देंगे कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी इट्रियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48 पर समाप्त हो जाती है। चूंकि इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे द्वितीय 4D श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय के बाद तीसरा तृतीय संक्रमण श्रेणी है हमारे पास। तृतीय संक्रमण श्रेणी या कहलाती है 5D श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी या कहलाती है 5D श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी लेंथेनम से स्टार्ट होती है। लेंथेनम 57, लेंथेनम 57 से स्टार्ट तो होती है, लेकिन इस श्रेणी में लेंथेनम के बाद 14 तत्व ऐसे हैं, 14 तत्व ऐसे हैं जो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में चले जाते हैं। इसीलिए उन तत्वों को देखना आप आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है, आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे रखा गया है और 2 श्रेणियां बनाई गई हैं जो कहलाते हैं F ब्लॉक के तत्व। कौन से कहलाते हैं, F ब्लॉक के तत्व। तो ये स्टार्ट तो होती है लेंथेनम से, लेकिन इसके बाद 14 तत्व आ जाते हैं, 14 तत्व आ जाते हैं लेंथेनम के बाद 14 तत्व। कहाँ से, सीरियम से स्टार्ट होते हैं वो
58 से। आप आवर्त सारणी में देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो संक्रमण श्रेणी स्टार्ट तो होती है लेंथेनम से, लेकिन फिर 14 तत्व ऐसे हैं जिन्हें अलग स्थान पर रखा गया है, और समाप्त हो जाती है जाके ये मरकरी, परमाणु क्रमांक 80। तो लेंथेनम के बाद 14 तत्व अलग रखे गए हैं निकालकर, फिर वास्तव में ये हाफनियम से स्टार्ट होगी, परमाणु क्रमांक 72 हाफनियम, और जाएगी 80 तक। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है, इस श्रेणी का प्रथम तत्व लेंथेनम 57 है, या ये लिख सकते हैं कि यह श्रेणी लेंथेनम 57 से प्रारंभ होकर मर्क्यूरी Hg, मर्क्यूरी पारा Hg परमाणु क्रमांक 80 पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं कि इस श्रेणी का प्रथम तत्व लेंथेनम 57, जबकि अंतिम सदस्य या अंतिम तत्व मर्क्यूरी 80 होता है। चूंकि इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे 5d श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है। स्टार्ट तो होती है लेंथेनम से, लेकिन लेंथेनम के बाद 14 तत्व ऐसे हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षक में चला गया, इसीलिए उन्हें आवर्त सारणी में नीचे रखा गया, जो कहलाते हैं लेंथेनाइड। क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड। सीरियम से लेकर ल्यूटेनियम तक जाते हैं, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेनियम 71 तक जाते हैं। आप देखना आवर्त सारणी में नीचे आपको मिलेंगे लेंथेनाइड, पहली श्रेणी एफ ब्लॉक के तत्वों की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब चौथी है हमारे पास, चौथी है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यह कहलाती है 6d श्रेणी। यह जो श्रेणी है एक्टिनियम 89 से प्रारंभ होती है, पर वर्तमान में यह श्रेणी अपूर्ण है। कैसी है? अपूर्ण। पहला तत्व एक्टिनियम 89 है, लेकिन इसके बाद आने वाले 14 तत्वों को अलग रखा गया है नीचे आवर्त सारणी में, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, वो एक्टिनाइड कहलाते हैं। जैसे लेंथेनम के बाद 14 तत्व नीचे रखे गए हैं, वैसे ही एक्टिनियम के बाद 14 तत्व नीचे रखे गए। तो लेंथेनम के बाद जो आते हैं उन्हें कह देते हैं लेंथेनाइड, और एक्टिनियम के बाद जो आते हैं उसे कह देते हैं एक्टिनाइड। तो वो वाले एफ ब्लॉक के तत्व वो नीचे रखेंगे। तो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में लिखेंगे कि यह श्रेणी एक्टिनियम 89 से प्रारंभ होती है, और वर्तमान में यह श्रेणी अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। चूंकि इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे 6d श्रेणी भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के तत्व हो गए और उनके प्रकार हो गए, परिभाषाएं हो गई। चलिए अब आगे बढ़े। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहता क्या है वो सुन लो, कि जिंक परमाणु क्रमांक 30, कैडमियम परमाणु क्रमांक 48 और मर्क्यूरी परमाणु क्रमांक 80 Hg, मर्क्यूरी परमाणु क्रमांक 80। क्वेश्चन कहता है कि जिंक परमाणु क्रमांक 30, कैडमियम 48, मर्क्यूरी 80, ये परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाने चाहिए तीनों के। जिंक का 30, कैडमियम का 48, मर्क्यूरी का 80। क्वेश्चन कहेगा कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, या डी ब्लॉक के तत्व नहीं माना जाता है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कहेगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? चलिए तो बात करें इनकी। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इनका डी कक्षक पूरी तरीके से भरा रहता है और एस कक्षक भी पूरी तरीके से भरा रहता है। आप लिख के देखोगे, आप वाओ के नियम से जिंक का लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैडमियम का लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मर्क्यूरी का लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको पता चलेगा एस वाले में 2 जा रहे हैं और डी वाले में 10 के 10 जा रहे हैं, यानी इनका डी कक्षक भी पूरी तरीके से भरा है और एनएस वाला कक्षक भी पूरी तरीके से, एस कक्षक भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसलिए ये क्या करते हैं, केवल एस कक्षक के अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं और +2, केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने लगते हैं। यानी जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाते हैं, जबकि बाकी के डी ब्लॉक के तत्व जो है वो सभी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं। आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। फुल स्टॉप। सुनिए यहां पर आंसर क्या देंगे। क्वेश्चन कहेगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? आंसर लिखोगे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D10 NH2 होता है।
चूंकि इनके अंतिम दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, अंतिम दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, इसलिए ये केवल NS कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके +2 ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाने लगते हैं, जिससे ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाते हैं। यही कारण है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विशेष टाइप का क्वेश्चन था। तो ये अब देखो, सब बाकी के तत्वों को संक्रमण तत्व कहेंगे, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो हर जगह एक एक क्वेश्चन ये अपना अलग बनाएंगे, हर जगह। बाकी के डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण कुछ अलग होंगे और इनके भौतिक गुण कुछ अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण, डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण। चलिए, पहला है हमारे पास धात्विक गुण। धात्विक गुण, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के जो तत्व हैं क्या धातुएं हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो पहला है धात्विक गुण। अथवा में क्वेश्चन पूछ देगा कि संक्रमण तत्व प्रबल धातुएं होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व प्रबल धातुएं होते हैं क्यों, या डी ब्लॉक के तत्व प्रबल धातुएं होते हैं क्यों। ठीक है, अथवा में दूसरी तरीके से कहेगा कि संक्रमण तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं क्यों। संक्रमण तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्यों। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन कहेगा संक्रमण तत्व प्रबल धातुएं होते हैं क्यों। अथवा में पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों। चलिए, तो अब यहाँ पर सुन लीजिए। संक्रमण तत्वों की बात करें, अपन ने देखा कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। चूंकि इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, चूंकि इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, इसलिए ये सरलता से इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन का निर्माण करते हैं। और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं वो धातुएं हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो अधातुएं हैं। यही तो धातुओं और अधातुओं की बेसिक सी परिभाषा होती है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगे वो धातुएं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे वो अधातुएं। तो ये संक्रमण तत्व क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, और जो तत्व दान करता है वो धातुएं, यानी संक्रमण तत्व धातुएं हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं क्यों, या संक्रमण तत्व प्रबल धातुएं होते हैं क्यों। तो आंसर में लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। चूंकि इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, इसलिए ये सरलता से इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन का निर्माण कर लेते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक गुण दर्शाते हैं या प्रबल धातुएं होते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके, अब जो धातुएं हैं वो तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुओं का यही तो गुण होता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे चूंकि ये प्रबल धातुएं होते हैं, यही कारण है कि ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक भी होते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर आप दे सकते हो। बात आ गई समझ में। तो ये हो गया इनका कौन सा गुण, धात्विक गुण। कौन सा गुण, धात्विक गुण। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है दूसरा गुण है इनका ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। क्यों, क्योंकि टाइम फिर हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है। संक्रमण तत्व थोड़े से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, तो ये अलग अलग दर्शाएंगे, तो उन्हें बनाने में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये वीडियो अपने आप रुक जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला गुण हो गया यहाँ पर कौन सा, संक्रमण तत्वों का धात्विक गुण। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।